हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक के अंदर जो भी कुछ इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उनको हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हम जानते हो हमारी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, उनको भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है वो है एक पोर्टल के बारे में। एक्चुअल में आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं रिवर गंगा की, राइट, तो गंगा को क्लीन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, नमामि गंगे मिशन की ना एक यहाँ पे रिव्यू मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये आखिर ई फ्लोज क्या है? देखो, ई फ्लोज की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल फ्लो। आप नोटिस कीजिए, जैसे गंगा, यमुना और जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें पानी की क्वालिटी कैसी है? क्या वो प्रॉपर तरह से फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा? एट द सेम टाइम सीवेज ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है, क्या वो ढंग से काम कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि डिस्पोजल अच्छे से हो ही नहीं रहा सभी चीज़ों का। तो ये सारे काम कौन देखेगा? ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको लॉन्च किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर ना जो ई फ्लोज है, ये दरअसल में आपके जो प्रयाग पोर्टल है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब आप पूछेंगे सर ये प्रयाग क्या हो गया? देखो, प्रयाग के अंदर पता क्या होता है? प्रयाग के अंदर आपके यमुना एंड गंगा एंड जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज है, उनका कहीं ना कहीं रियल टाइम एनालिसिस होता है। तो दरअसल में ना प्रयाग की फुल फॉर्म भी यही है, प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा। दिस इज द फुल फॉर्म। तो उसके माध्यम से ही वाटर क्वालिटी और बाकी चीजें हमें मैनेज होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो जल शक्ति की जो एक आर्म है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके द्वारा यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। अब सर इस पर्टिकुलर चीज का फायदा क्या होगा? दोस्तों, फायदा यही है कि आप ना पानी की क्वालिटी का एनालिसिस कर पाओगे। कई बार, जैसे मैं भी अभी कुछ टाइम पहले हरिद्वार जाके आया था, तो देखो उस समय भी मैंने नोटिस किया कि गंगा का पानी उतना साफ नहीं था। तो यहाँ पर ना इसके माध्यम से कोशिश करी जाएगी कि हमें ना प्रॉपर रियल टाइम के अंदर डेटा मिलता रहे, कौन सी लोकेशन के ऊपर क्या सिचुएशन है पानी की, एंड उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली एक्शंस लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ नमामि गंगे प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज प्रॉपर ढंग से करवाई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी एट द सेंटर लेवल। प्लस एट द सेम टाइम जो भी आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाएगी। जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह प्लान करने होंगे वो भी सारे करे जा पाएंगे। तो बेसिकली ना रियल टाइम के अंदर आपको सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। तो ये ई फ्लोज आपको पता होना चाहिए। बाकी जब मैं बात करता हूँ नमामि गंगे प्रोग्राम की, तो आप जानते हैं कि जल शक्ति मिनिस्ट्री का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से गंगा एंड अब उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको भी साफ करने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेबी सीक्स चेंजेस टू सीएसआर रूल्स टू इंक्लूड डोनेशंस। देखो, यहाँ पर ना हमें दो तीन मुद्दे मेजरली पकड़ने हैं। इनफैक्ट जो अभी यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन आया ना, वो भी यहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे। वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, जो सीएसआर वाला क्वेश्चन था उसका भी हम डिस्कशन थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। तीन चार चीजें समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि बात हो क्या रही है। देखो, एक होती है आपकी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे करते क्या हो? आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप शेयर्स खरीदने या बेचने की कोशिश करते हो। सही बात है। इसी तरह से ना 2020 के बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक आइडिया प्रपोज किया गया। आइडिया क्या था? सोशल स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट करने का। अब आप पूछेंगे सर सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? देखो, कुछ होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे सोशल कॉज के लिए वो काम करती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, राइट। अब उनको ना अपने लिए लिस्ट होने का एक अच्छा ऑप्शन मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी उनको काम करना हो, जैसे मान लो हेल्थ के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, इस तरह के लिए वो काम करती हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लिस्ट करेंगी ताकि वो फंड्स रेज कर पाए। एक्चुअल में मान लो मैं एक इंसान हूं, मैं चाहता हूं ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना जिसका ना कोई सोशल कॉज हो, कोई सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, महिलाओं के लिए ऐसे कुछ अच्छा काम करे। तो एक्चुअल में वो जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इस स्टॉक एक्सचेंज के इस प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली लिस्ट हो सकती हैं। उनको यहाँ पे फंड्स वगैरह रेस करना आसान हो सकता है। तो एक्चुअल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
वो खुद की अपनी यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे रन करती हैं। तो एक तरह से एसएससी के माध्यम से ना अब उन कंपनीज को पैसा रेज करना आसान हो चुका है जो किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मिनिमम डोनेशन होता है थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो कम से कम 50 लाख का होता है, एंड इससे कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बनती है, एंड एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, एंड जो पैसा डोनेट कर रहा है ना उसको भी अच्छा से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं पैसा डोनेट कर रहा हूँ, पर उनको कहीं ना कहीं इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स? तो ये होती है हमारी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। चलो ठीक है। इसी तरह से एक चीज होती है सीएसआर। सीएसआर को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप जानते होंगे कि वो कंपनीज जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का होता है, नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होती है, एंड उनका सालाना प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होता है, ऐसी कंपनीज को क्या करना होता है? पिछले 3 साल का उनका जो एवरेज नेट प्रॉफिट होता है ना उसका 2% सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर खर्च करना होता है। एंड ये बात लिखी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो यहां पे आप नोटिस कर पाओगे कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर हो सकता है, जैसे आपका हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, एजुकेशन को प्रमोट करना, एड्स, एचआईवी या हेल्थ डिसऑर्डर को यहाँ पे टैकल करना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो गया, नेचुरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करना, आर्ट एंड कल्चर प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा आर्म फोर्सेस वेटरन्स को सपोर्ट करना, रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, एंड यहाँ पे और बहुत सारी चीजें भी हैं। एंड उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स को भी आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये तो है सीएसआर रूल्स। अब आप लोगों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी समझ आ गया एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आ गया। अब अभी तक पता क्या होता था? अभी तक क्या था, मतलब अभी तक है बेसिकली, जो कंपनीज है ना वो डोनेट कर सकती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसाइड ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर वो किसी को भी पैसा डोनेट कर सकती है ताकि वो सीएसआर एक्टिविटीज का जो उनका कोटा है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट का उसको फिलफिल कर पाए। पर वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को नहीं यूज कर सकती सीएसआर के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सीएसआर के लिए पैसा खर्च करना है ना, बिल्कुल सही बात है, पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रीब्यूशन को वो यहां पे इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जा रहा। तो यहां पर ना एक सुझाव आया है सेबी के द्वारा। सेबी ने क्या बोला है कि आप ना कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड कर दो ताकि जो भी डोनेशंस करी जा रही हैं थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज उसको भी सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट माना जाए। ध्यान से समझो, ये चीज अभी नहीं है, सेबी ने बोला है कि ऐसा हो जाना चाहिए। सेबी ने सरकार को एक प्रपोजल दिया हुआ है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन को भी सीएसआर मैंडेट के अंदर आज लिया जा पाएगा। तो आई होप आपको सीएसआर भी समझ आ गया होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी समझ आ गया होगा, एंड अभी की क्या सिचुएशन है आई होप वो भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। राइट, आगे आते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा रहेगा डिजी यात्रा के रिगार्डिंग। देखो आप लोग भी जैसे ट्रेवल वगैरह करते होंगे, कई बार आपको फ्लाइट से आपको जाना पड़ता है अलग अलग जगह, राइट। एंड फ्लाइट से जब आप जाते हो कई बार आपको नोटिस करना पड़ता है यार, कभी आधार कार्ड दिखाओ, कभी बोर्डिंग पास दिखाओ, फेसेस वगैरह दिखाओ, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार बहुत लंबा लंबा जाम जाम तो नहीं बोलना चाहिए, कई लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं, उससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो डिजी यात्रा इनिशिएटिव के अंदर पता क्या होता है? मान लो कोई पैसेंजर है, पैसेंजर को पता क्या करना है? सिर्फ अपना जो बोर्डिंग पास हो गया वो, एंड अपना फेस, जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है ना वहां पर आपको स्कैन करना होगा। उसके बाद आपका एक सिंगल बायोमेट्रिक फेस टोकन क्रिएट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपके जितने भी चेक पॉइंट्स है ना वो आप बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे, और ये जो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं ना वो नहीं लगने वाली। समझ पाए? तो एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर ये एक वॉलेंटरी स्कीम है। वॉलेंटरी का मतलब क्या? आपकी मर्जी है तो करो, वरना नॉर्मल लाइन तो है ही है। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल लाइन के थ्रू आप जैसे मर्जी गो थ्रू करो। तो एक्चुअल में ना जो भी पैसेंजर हो वो इसका पार्ट बन सकता है डिजी यात्रा का, चाहे आप भारतीय हो चाहे आप विदेशी हो। तो फॉरेनर्स भी यहाँ पे डिजी यात्रा के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ये जो डिजी यात्रा वाली टेक्नोलॉजी है ना, जो फेशियल रिकॉग्निशन चेक इन सर्विस है, अब इसको ऐसा बताया जा रहा है होटल्स हो गया और भी आपके जो पब्लिक प्लेसेस जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया उनके अंदर भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। तो थोड़ा सा हम डिजी यात्रा के बारे में और पढ़ लेते हैं। डिजी यात्रा एक अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए, जो फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करता है। एंट्री से लेके बोर्डिंग तक का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपके जो सेल्फ बैग ड्रॉप हो गया, चेक इन हो गया, उसको काफी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है। इसके साथ ही साथ ध्यान में ये रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना वो यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री बन जाती है। तो एसओपीज यहाँ पे बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। आपके डिफरेंट डिजिटल आइडेंटिटीज कोई भी हो आपके पास तो उसको इंटीग्रेट इसके अंदर किया गया है, टाइमली रोल आउट किया जा रहा है इसको।
प्लस एट द सेम टाइम इसको मार्केटिंग वगैरह भी खूब करी जा रही है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो डिजी यात्रा फाउंडेशन है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और बाकी आप नोटिस कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान कर रखनी है कि एक वॉलेंटरी स्कीम है, आप चाहो तो इसका पार्ट बनो, नहीं है तो ना बनो। एंड प्लस एट द सेम टाइम ये सभी पैसेंजर्स को कैटर करती है, इंक्लूडिंग इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन। साथ ही साथ पर्पस इसका क्या है, पर्पस यही है कि भैया जो एयरपोर्ट इतने ज्यादा हमारे भीड़ भाड़ रहती है, कई बार बहुत लंबे लंबे कई बार डिलेज हो जाते हैं, उन डिलेज को हम कहीं ना कहीं कम कर पाए, एंड जो हमारे नागरिक हैं जो यात्रा कर रहे हैं, जो यात्री हैं, उनके सेटिस्फेक्शन को और भी इंप्रूव कर पाए। बाकी जो फिजिकल चेक्स होते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल चेक्स, उनको हम कहीं ना कहीं कम कर पाए, टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है प्रोसेस उसको रिड्यूस किया जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम जो पेपर बेस्ड मेथड होते हैं ना, तो वहां पर कई बार फ्रॉड का या फिर अपने आप को छुपाकर कुछ करने का, ये सब चीजों की पॉसिबिलिटी रहती है। पर जब आपने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ही ले आए, तो ये जो फ्रॉड वगैरह होते हैं या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है ना। बाकी जब पेंडेमिक था तो आप जानते हो, देखो बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि आप कई बार अपना आप किसी को अपना बोर्डिंग कार्ड दे रहे हो, या फिर आप स्कैनिंग के टाइम के ऊपर, तो बहुत जगह पे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हो जाते हैं ऐसी जगह के अंदर, तो पेंडेमिक के समय के ऊपर भी कॉन्टेक्टलेस ट्रैवल ऑप्शन की तरह ये एक ट्रीट किया जाता है। बाकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझा ही दिया। डिजी यात्रा फाउंडेशन भी आप समझ गए होंगे क्या है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपके शेयर होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया। बाकी जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है, वो एक बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का ही एक कैटेगरी होती है, जो कि एक इंसान के फेशियल फीचर्स रिकॉग्नाइज करता है एंड फिर उसको अकॉर्डिंगली स्टोर कर लेता है। तो आपके यहाँ पे डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज होता है ताकि आपको कंपेयर किया जा पाए, ताकि एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है उसको हम अच्छे से वेरीफाई कर पाए। आई होप ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा ना देखो, एक छोटा सा टॉपिक और है, करंट में था तो मैंने सोचा डिस्कस कर दूं। देखो दरअसल में ना ये टॉपिक इकोनॉमी का है नहीं, पर क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया स्टॉक्स, कई बार ना यूपीएससी से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि बम्प स्टॉक्स न्यूज में था, तो आखिर ये किस चीज का लिंक करता है। काफी सारे बच्चे इसको स्टॉक से समझेंगे कि स्टॉक तो यार इकोनॉमी के साथ ही लिंक करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमी का आंसर देने की कोशिश करेंगे। बट आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके नाम में भले ही स्टॉक्स हैं, बट इसको स्टॉक्स के साथ या इकोनॉमी के साथ कोई इसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो सिर्फ फिर क्या है ये, देखो दरअसल में क्या है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेसिकली ना एक पहले उससे पहले एक फेडरल बैन लगाया गया था बम स्टॉक्स के ऊपर, तो यूएस ने उस पर्टिकुलर बैन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। एक्चुअल में होता पता क्या है, आप लोगों ने ना जैसे मशीन गन्स वगैरह देखी होंगी, उसके माध्यम से आप मल्टीपल लोगों को शूट करने की कैपेसिटी रखते हो। उसी तरह से ना बम स्टॉक्स पता क्या होते हैं, इस तरह की आपकी डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म को अलाउ करती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक शॉट मतलब बेसिकली मोर देन वन शॉट आप शूट कर सकते हो विद द सिंगल पुल ऑफ ट्रिगर। जैसे आपने एक ट्रिगर दबाया, उससे कहीं ना कहीं मल्टीपल शॉट्स यहाँ पे जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को मतलब मारने का खतरा रहता है। मतलब आप बहुत सारे लोगों को एक ही समय के ऊपर शूट कर सकते हो। यूएस में आप जानते हो ना, इस तरह की चीजें बहुत उठती हैं कि वहां पे वेपन्स को रिगार्डिंग क्या लॉज होने चाहिए, गन्स के रिगार्डिंग क्या लॉज होने चाहिए। तो ऐसा ही एक बैन लगाया गया था बम स्टॉक डिवाइसेस के ऊपर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग चीज हो जाती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को यहाँ पे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे, ध्यान में रखना है, इसका इकोनॉमी के साथ संबंध नहीं है, ये स्टॉक्स वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसकी जो रिलेशनशिप है वो गन्स के साथ है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा यूएस के रिगार्डिंग इस पे बारे में न्यूज आ रही थी। तो आई होप आप ये चीज भी यहाँ पे समझ के होंगे। कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अगर मान लो कोई कम्युनिटीज सरकार फ्री में प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, जब भी आप कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज करते हो ओवर द अदर, दो चीजें थी, आपने एक को चूज किया, तो कहीं ना आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि अगर आप पहला चूज करोगे तो दूसरा नहीं चूज कर पाओगे, दूसरा चूज करोगे तो पहला नहीं चूज कर पाओगे। तो जब भी आप इस तरह से एक चीज को चूज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो ऑल्टरनेटिव होता है वो आप मिस कर जाते हो। अब अगर आप नोटिस करो, अगर कोई कमोडिटी सरकार फ्री में प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, तो उस केस में क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ना,
वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके ऊपर? पहले तो ये कॉस्ट थी कंज्यूमर्स के ऊपर, अब जो हमारी टैक्स पेइंग जनता है ना उसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। होता क्या है ना, जब इस तरह से, क्योंकि टैक्स पेयर्स के तो जेब से जा ही रहा है ना, होता पता क्या है, जैसे मान लो कुछ चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हवा, या आपका कुछ और चीजें हो गया। अब हवा के लिए ना जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं वो किया को और अकॉर्डिंगली आ गया। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब हम बात करते हैं कोई सरकार चीज फ्री में दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट थी वो कंज्यूमर से शिफ्ट हो गई है टैक्स पेयर्स के ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि वहां पे जीरो हो गई है, नहीं, इट हैज बीन शिफ्टेड टू समवन एल्स। इस वजह से इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर मान लीजिए किसी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं, मुझे बताओ, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इससे कहीं ना क्या क्या होगा? इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं जो कैपिटल है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे कैपिटल की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो यहां पर इस सवाल का जवाब भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के आपके जो दो होमवर्क्स रहेंगे ना, उनमें पहला क्वेश्चन ये रहेगा, यूपीएससी ने हमसे ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो एंड मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से इस सवाल का जवाब क्या होगा। दूसरा जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा रियल सेक्टर के रिगार्डिंग, इसको भी आप पढ़ के एक बार बताइएगा कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।